आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। पश्चिमी यूपी की सियासत एकदम गर्मा गई है। मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन अब जब बस कुछ दिन बचे हैं गिनती के और आखिरी दौर की जोर आजमाइश हो रही है, तो देखिए कि कैसे घर घर द्वार द्वार पहुंच रहे हैं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह। तो उसके पहले जाट बैठक होती है, जाटों को बुला करके उनसे बातचीत की जाती है और कहा जाता है कि गिला शिकवा जो होता है वो बैठ करके घर में बात कर लेंगे, उसको ऐसे करने की क्या जरूरत है। हम और आप तो एक ही हैं और उसमें सदियों पुरानी रिश्ते नातेदारी भी ढूंढी जाती है, उसको लेकर भी बयान दिया जाता है, लेकिन उसके मतलब कई सारे निकलते हैं कि क्या पोलराइजेशन के जरिए ही इस चुनाव को जीतने की कोशिश अब बीजेपी की तरफ से हो रही है। इन सबके बीच में मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी खूब चर्चा में है क्योंकि निगाहें जयंत चौधरी पर सबकी टिकी हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, और जिस तरह से अमित शाह की तरफ से बोला गया, जिस तरह से उनके तमाम जो सैनिक हैं, सिपहसालार हैं, वो बोल रहे हैं कि एक रास्ता छोड़ा गया है जयंत चौधरी के लिए, गलत जगह पर पहुंच गए हैं, सही व्यक्ति हैं, तो उसका क्या मतलब है। आज जब मुजफ्फरनगर पहुंची तो बड़ी अपडेट ये है कि जयंत चौधरी ने कहा कि भाई जो 700 किसान मारे गए हैं, आप उनके लिए दरवाजा खोलिए, उनके लिए क्या कर सकते हैं। और मैं कोई चवन्नी छाप नेता नहीं, मैं कोई चवन्नी नहीं हूं। तो ये जो बयान है इस पर लाजमी है कि आज खूब चुटकी ली जाएगी, आज इस पर खूब चर्चा होगी, लेकिन क्या इस बयान के बाद और जो कोशिशें अमित शाह की हो रही है उसके बाद स्थितियां बदलेंगी? क्या जाटों में जो नाराजगी की बात कही जा रही है, क्या वो दूर होगी और किस ओर अभी चुनाव जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के जानकार सीनियर जर्नलिस्ट हैं पुष्पेंद्र शर्मा जी। पुष्पेंद्र जी, सियासत पल पल बदल रही है और कल के बाद तो लग रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होगा, समीकरण क्या बिल्कुल बदल जाएंगे लास्ट तक, आते आते 10 फरवरी तक? ये सबके जहन में सबसे बड़ा सवाल है, आपको क्या लगता है? सुषमा जी नमस्कार। देखिए, मौसम बहुत ठंडा है लेकिन राजनीतिक माहौल बहुत गर्म, बहुत गर्म। स्थितियां ऐसा लगता है हमें दूर से बैठ के कि बहुत बदल रही है, पर बहुत नहीं बदल रही। मैं इसमें बहुत सहमत नहीं हूं कि स्थितियां बहुत बदल रही है, क्योंकि मतदाता ने एक चुप्पी साध रखी है। बहुत ज्यादा मतदाता मुखर नहीं है, लेकिन उसने अपना मन आज नहीं बहुत पहले बना लिया और रैलियों से, नारों से बहुत अंतर पड़ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि इस बार वैसे भी जो चुनाव आयोग ने पाबंदियां लगाई, उसके बाद सिंबॉलिक कन्वेंसिंग हो रही है ना। अगर आप देखें तो बड़ी रैली किसकी हुई, बड़े कार्यक्रम किसके दिखाई देते हैं मीडिया में? जो सत्ताधारी दल है, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह वहां जाते हैं कैराना। अगर चुनाव की बात करें तो वो पहला एक कार्यक्रम था। हाँ, चुनाव शुरू होने से पहले बीजेपी ने बाजी मारी और सरकारी कार्यक्रम जिसमें कि खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास, उसके लिए प्रधानमंत्री आए, एक यूनिट की स्थापना होनी थी एटीएस की देवबंद में, वहां योगी जी आए। तो इस तरह से लोग आते गए और वो अपने कार्यक्रम जो उन्होंने किए थे, उसमें जो कार्य किए गए सरकार के कार्यकाल में, उसको गिनाया गया। वो भी एक तरह से चुनाव प्रचार ही था, वो भी एक तरह से चुनाव प्रचार था। लेकिन वास्तविकता उसकी माने तो एक दवथुआ में रैली हुई विपक्ष की, मेरठ के पास सरदनोट पे गांव है, जहां पे कि अखिलेश और जयंत ने इकट्ठे संबोधित किया। उसके अलावा कोई कार्यक्रम छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। आज जरूर जयंत मुजफ्फरनगर में है और बाकी जितने भी कार्यक्रम थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे। अब जो कल हुआ दिल्ली में जाट सम्मेलन, ये अगर आप इसे गहराई से देखें तो ये अपने आप में एक तस्वीर, एक कहानी बयां करता है। वो कहानी क्या है? वो कहानी ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये जाट वोटों का खतरा दिखाई दे रहा है। अच्छा। और 2014, 2017, 2019 उसमें जो प्रचंड जीत हुई, जिसे आप भारतीय जनता पार्टी की सुनामी का नाम दे सकते हैं, उसमें तो जाटों का बहुत बड़ा हाथ था। बिल्कुल ना। तो परिस्थितियां, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ और वो चरम पर आया, उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आया था पिछले साल 26 जनवरी के पास में, जब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और टेंट तंबू उखड़ने लग गए। लेकिन वहां कुछ प्रतिक्रियावादी लोग गए, उन्होंने राकेश टिकैत को तंग किया, राकेश टिकैत के आंसू निकले तो जाट समुदाय उमड़ पड़ा, है ना। और पुनः वो आंदोलन जीवित हो गया। इससे जो हमदर्दी पैदा हुई,
उसने जाटलैंड में एक बड़ी लहर पैदा की, समर्थन की या हमदर्दी की, है ना। वो सिर्फ भारतीय किसान यूनियन के प्रति नहीं थी, वो एक जाटों का एक आपस में एक फीलिंग गई, एक मैसेज गया कि भाई हमें एक होना पड़ेगा। तो ज्यादातर जाट जो पुरानी पार्टी थी उनकी रालोद, उसके पक्ष में खड़े हुए दिखाई देने लगे। और उसका कारण जैसे पहले भी चर्चाओं में मैंने कहा कि किसान आंदोलन प्लस चौधरी अजीत सिंह का कोरोना काल में निधन, जयंत का पार्टी को संभालना, तो चौधरी अजीत सिंह के प्रति एक सिंपैथी, और 2-3 बार से लगातार बीजेपी को देने के बाद आदमी परिवर्तन भी चाहता है। तो इसी तरह से जाट बिरादरी भी चाहती है कि वो परिवर्तन करके देखे। लेकिन क्या अमित शाह फैक्टर कुछ काम करेगा? क्योंकि हमने देखा है कि जब जब अमित शाह आते हैं तो स्थितियां बदलती हैं। और कल जिस तरह से उन्होंने बोला कि 650 साल पुराना रिश्ता है जाटों का बीजेपी का, और मुगलों का जिक्र कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं कैराना के बाद आप मुजफ्फरनगर दंगों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आज मथुरा पहुंचे हैं तो बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं, वहां पर हाजिरी लगा रहे हैं। तो पूरी तरीके से मतलब वही एक फैक्टर चलाने की क्या कोशिश हो रही है? अगर वो कोशिश हो रही है तो आज की सिचुएशन में अमित शाह का वो हथियार कितना कारगर हो सकता है? देखिए सुषमा जी, अमित शाह तो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, और उनका कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं हो सकता, एक ठोस रणनीति के तहत होगा, और उसके परिणाम कहीं पर 100% आ सकते हैं, कहीं पर कुछ कम आ सकते हैं। कुछ ना कुछ परिणाम वो असर तो जो उनके प्रयास है वो डालते ही है। लेकिन इस बार जो अंतर दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास हो गया है कि एक बड़ा जो उनका वोट बैंक था जाटों का, वो कहीं छिटक रहा है उनसे जी। और एक जो यहाँ माहौल है, अगर उसे आप पढ़ने की कोशिश करें माहौल को, तो वो ये दिखाई देता है कि शायद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं दिखाई दे रहा। वो दीवारें जो थी सांप्रदायवादी, वो थोड़ी दरकी हैं। मैं ये नहीं कहता कि समाप्त हो गई हैं, पर वो दरकी जरूर है। और इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण हमें मिला था 5 सितंबर को हुई किसान महापंचायत में। वहां पर उसी मंच से हर हर महादेव और अल्लाह और अकबर के नारे लगे थे। यही जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब भी है। अब इस चिंता को दूर करने के लिए या इस चुनौती का सामना करने के लिए दोबारा से प्रयास हो रहे हैं। केशव मौर्य काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की बात करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद कैराना से चुनाव अभियान की शुरुआत करते हैं। और देखिए, कैराना के बाद दूसरा पड़ाव, बीच में कोई जगह नहीं आई, सीधे मथुरा आया। तो कैराना और मथुरा, कोई रिश्ता जुड़ता है क्या? आप ना भी कहें तब भी कोई रिश्ता जुड़ जाता है ना। तो ये सारी कोशिशें यही है कि इस सर्द माहौल में जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है वो उसी माहौल को गरमाना है जो पहले से था। अब अगर वो वहां जाते हैं मथुरा, तो मथुरा के आसपास भी वो भी एक जाट बेल्ट है। तो दो उद्देश्य पूरे होते हैं, धार्मिक वाला भी, कैराना के पलायन वाला भी, यानी कि जो हिंदू अस्मिता की बात करते हैं वो भी साथ में होता है। और आप ये देखिए कि कल का जो जाटों का सम्मेलन किया अमित शाह जी ने, और जो बातें बोली वो बड़ी इमोशनल, बड़ी सेंटिमेंटल, बहुत मतलब भावुक कर देने वाली बातें थी जाटों के लिए। लेकिन जो मेरी नजर में मुझे समस्या क्या लगती है, भाई आपने वहां पे 250 के करीब जाट नेता थे, उसमें कैप्टन अभिमन्यु भी थे जो पश्चिमी यूपी का प्रभार देख रहे हैं, संजीव बालियान भी थे, और साहब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा भी थे। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली दंगों के समय जो बयान दिए थे, तो उन्होंने भी अपनी एक छवि कट्टर वाली बना ली है। संजीव बालियान भी वहां थे, और जैसे मैंने बताया कि कैप्टन अभिमन्यु थे। लेकिन वहां पर अगर किसी की कमी थी, तो कमी किसकी थी? कमी थी जो जाटों की बिरादरी के नेता होते हैं, यानी कि खाप पंचायतें के कोई प्रमुख या कोई प्रधान वहां नहीं थे। तो इसका कितना असर होगा? दूसरी बात, ये चाहे वो संजीव बालियान हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, प्रवेश वर्मा हो, क्या ये जाटों के सर्वमान्य नेता हैं? सवाल ये उठता है। अगर वो सर्वमान्य नेता होते तो जयंत का अभाव क्यों खटकता? बार बार क्यों जयंत का नाम लिया जाता?
तो मुझे लगता है कि वहां पे इतने नेता थे जरूर, पर वो सर्वमान्य थे ऐसा मानने में मुझे थोड़ा गुरेज है। अच्छा, एक और बात, इसमें क्या कोई हिडन एजेंडा था जो कल भाजपा का सम्मेलन हुआ? अगर इसे और नजदीक जाके पढ़ें और चश्मा लगा के उसे देखें, तो भाजपा की या राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की एक बहुत बढ़िया चाल मुझे उसमें नजर आती है। अच्छा। कोई भी राजनीति में होगा तो राजनीति में तो सब कुछ फेयर है ना? तो व्हाट ही डिड, क्या किया, वहां से कहा गया कि वो जयंत बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन गलत घर में चले गए हैं, गलत जगह पर चले गए हैं, और हमारे लिए उनके दरवाजे खुले हैं, आज भी खुले हैं, बाद में भी खुले रहेंगे। तो इससे मैसेज क्या देने की कोशिश की गई? एक मैसेज ये दिया गया कि अरे चिंता मत करो, चुनाव के बाद तो जयंत हमारे साथ ही आएंगे। इस मैसेज से क्या फर्क पड़ेगा? इस इनडायरेक्ट मैसेज से ये फर्क पड़ेगा कि जो उनका कोर वोट बैंक है वो एक दुविधा की स्थिति में आ जाए, उसमें कहीं भ्रम पैदा हो जाए कि कहाँ जा रहे हो, ये तो बाद में हमारे साथ ही आने हैं, तो ये मैसेज एक रणनीति के तहत बहुत सॉफ्ट शब्दों, बड़े विनम्र शब्दों में इस बात को फैलाया जाएगा कि जय आ सकते हैं। तो जो जाटों के मन में गुस्सा है भाजपा के प्रति, उनके मन में एक शक का बीज पैदा कर दिया जाएगा, बीज बो दिया जाएगा, यार कहीं जयंत बाद में उधर ना चले जाए। तो ये सारी चीजें, ये सारे हथकंडे, और ये चुनावी बिसात है। और अमित शाह तो शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनका एक ही शौक है, वो शतरंज खेलते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो उनमें बुद्धिमत्ता है, जो उनका इंटेलिजेंसिया है, वो बहुत आगे हैं और बहुत चीजों को सोच के करते हैं। एकदम से हमें लगता है कि शायद एकदम से ऐसा नहीं होगा, पर वो जो भी काम करते हैं उसका असर थोड़ा बहुत जरूर होगा। अच्छा, तो चलिए, कई सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं कि आपने जो नहीं एक बात अंदर की बताई है, जिसका मतलब कहते हैं ना कि सियासत में हर चीज का एक मतलब होता है और बहुत गूढ़ मतलब होता है, आपको खोदना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा। क्योंकि सीधे सीधे तो ये लग रहा था कि भाई अजीत चौधरी जिस चीज के लिए जाने जाते थे कि वो मिजाज को भांप लेते हैं कि सियासत किस ओर की है और वो उधर चले जाते हैं, तो क्या उस लय पर यहाँ पर जयंत चौधरी को लेकर अमित शाह बोल रहे थे? लेकिन इसका आपने जो बात कही कि वो आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन संदेश जाता है। और देखिए खूब इसको काटा भी है, कहा कि चवन्नी नहीं है हम कि आप ऐसे कहेंगे और हम ऐसे हो जाएंगे। तो जयंत चौधरी भी मतलब बहुत परिपक्व तरीके से खुद को पेश कर रहे हैं कि तुम डाल तो हम पात वाली बात यहाँ पर संदेशों के जरिए हो रही है। तो जरा हम यहाँ पर कमेंट्स देख लेते हैं। प्राइम पावर रूम, आई डोंट नो कौन है, मतलब आपने पूरा अपना नाम सही वाला नहीं लिखा, कोई बात नहीं, कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, बीजेपी के लिए इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं नहीं पढ़ सकती। जय आरएलडी, अच्छा ये आरएलडी को कह रहे हैं सभी गवर्नमेंट नौकरी खत्म कर दिया, अवधेश शुक्ला कह रहे हैं। और 2022 में बीजेपी मोदी, योगी और आरएसएस का लास्ट है। अच्छा, कोई नहीं देगा वोट। और महफूज खान कह रहे 15 लाख तो एक जुमला था। अच्छा, 15 लाख को लोग अभी भूले नहीं है, मतलब कि चुनाव दर चुनाव चले जाते हैं, दिन बीतते जाते हैं, लेकिन 15 लाख वाली बात जरूर आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, और कई सारे लोगों के कमेंट्स हैं जो थोड़े सवाल वैसे हैं जो मैं पूछ सकूं पुष्पेंद्र जी से, वो जरा हम लेते हैं। बानवीर सिंह चौहान कह रहे हैं कितना भी कर लो जतन, आई विल वोट अगेंस्ट बीजेपी। अच्छा, देखिए ये मतलब सवाल, ये लोग सब अपने अपने मतलब व्यूज रख रहे हैं यहाँ पे कि इनको क्या है करना, या इनकी क्या राय है, बीजेपी की करारी हार होगी। अच्छा, तो मतलब सैलाब से ऐसा लग रहा है कि माहौल यहाँ पे भी कुछ अलग ही बन रहा है। उमेश कह रहे हैं कि सच मानो अब तक आपने ऐसी हार नहीं देखी होगी जिससे बीजेपी हारने वाली है। अच्छा, तो पुष्पेंद्र जी, ये लोगों के हम कमेंट्स देख रहे हैं, अब इसे हम धरातल पे माने या सोशल मीडिया में समाजवादी पार्टी की सक्रियता को श्रेय दें? किस तरह के कमेंट्स आते रहते हैं जब हम अभी देख रहे हैं, तो कंटिन्यू बीजेपी के फेवर के तो कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, या यूथ का एक बहुत बड़ा डायनेमिक चेंज माने कि उसने माइंड एकदम चेंज कर लिया है कि जयंत और अखिलेश की युवा जोड़ी के साथ रहेंगे, बहुत हो गया योगी मोदी। तो इसको कैसे देखें हम, इन कमेंट्स को अगर देखें तो कैसे देखें? देखिए, जहां से बात शुरू हुई थी, आपने मुझसे पूछा था कि क्या इन सब बातों से कोई असर पड़ रहा है या बीजेपी का कुछ समर्थन बढ़ रहा है। हम एक मिनट को ये मान लेते हैं
कि जितने कमेंट्स या व्यूज आए हैं ये दिल से निकले हुए या ईमानदारी के हैं, किसी ने इन्हें भड़काया नहीं है और कोई मशीनरी या कोई ट्रोल आर्मी इसके पीछे नहीं है। तो ये एक झलकी जरूर है कि किस तरह से लोग एडामेंट है और कैसे, जो मैंने पहले कहा था कि लोग मुखर भले ही ना हो लेकिन उन्होंने मन बना रखा है ना। तो मन तो मतदाता ने बना लिया था और ये उसी की जो मतलब एक तरह से अभिव्यक्ति है कि आप अमित शाह ये कर ले या भाजपा कुछ भी कर ले, उन्होंने अपना मन बना रखा है और वो कहाँ वोट देंगे ये क्लियर हो रहा है। जी, तो ये बात हम कर रहे थे कि साथ साथ जयंत चौधरी का भी जो कार्यक्रम था वो एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ लग रहा है कि ये कहा गया कि पहले अमित शाह पहुंचे जाटों के बीच में, उन्होंने जाटों को अपने जगह पर बुलाया और ये खुद जाटों के बीच में पहुंच गए हैं उनसे बात करने के लिए। और ये जो स्टेटमेंट दिया गया कि अगर मेरे से कोई नाराजगी है तो चौधरी अजीत सिंह का ख्याल करना, तो मतलब यहाँ पर हर तरीके से जयंत क्या एक तो किसानों की नाराजगी है ही, दूसरा पिता का जाना एक इमोशनल, एक जो कहते हैं कि भाई एक फायदा मिलता है उसको भी क्या यहाँ पे कैश कराने की कोशिश वो कर रहे हैं। और अगर ये चीजें कामयाब होती हैं तो कितना असर होता है खुद आरएलडी के लिए और कितना बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए। देखिए सुषमा जी, पहली बात इसमें कई फिर बिंदु हैं, फिर हमें इसे बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए थोड़ी सी बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि अगर मैं नहीं तो अजीत सिंह जी की याद क्यों दिला रहे हैं। पहली बात, अमित शाह जी ने कल बुला के, जैसा हमने कहा कि बड़ी भावुक बातें की जाट समुदाय से, बड़े संवेदनशील और उनमें दिल में उतरने वाली बातें की। तो जैसे ही वो चौधरी अजीत सिंह का नाम लेते हैं तो वो भावनाओं को भुनाने की कोशिश करते हैं और भावुक अपील इसे आप कह सकते हैं जैत की। अब ये क्यों करनी पड़ी है ना सुषमा जी, हमें जानना होगा कि ये शब्द उन्हें क्यों कहने पड़े। इसके पीछे फिर दो कारण हैं। एक तो कल का अमित शाह का जो प्रयास था जाटों के सम्मेलन का, उसको काउंटर करना, और दूसरा, आवाज आ रही सुषमा जी? जी जी सर जी। हाँ, और दूसरा इसके पीछे हमें एक बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हुआ क्या है कि मुजफ्फरनगर को अगर एक जिला माने, शामली और मुजफ्फरनगर को, तो वहां पे सिर्फ 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिया है और जो प्रॉपर मुजफ्फरनगर जिला अब है नवगठित, मतलब नवगठित शामली है मुजफ्फरनगर का, तो वहां पर एक भी टिकट गठबंधन से मुस्लिम को नहीं मिला, नहीं दिया गया। बिल्कुल इस बात की नाराजगी या थोड़ा बहुत रोष है। अब उस रोष को शांत करने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को, जो रालोद के कार्यकर्ता है पर रालोद को ना मिलके ऐसे लोगों को टिकट मिला जो सपा के प्रत्याशी हैं पर रालोद के सिंबल पर लड़ रहे हैं, तो उन्हें ये नाराजगी भी दूर करनी है अपने कार्यकर्ताओं की। इसलिए उन्हें चौधरी अजीत सिंह के नाम का सहारा यहाँ लेना पड़ा कि अगर मैं युवा हूं, मेरे से कोई भूल हो रही है, कोई गलती हो रही है, तो उसे भूल कर आप चौधरी अजीत सिंह को याद करिए और उनके लिए वोट कीजिए। आप समझे? तो ये 2 चीजें हैं। उसमें स्थानीय पुट देना जरूरी था, मुझे बताना जरूरी था कि वहां पर रालोद कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत रोष इस बात को लेके है कि जो कैंडिडेट्स बने हैं वो सपा के उम्मीदवार हैं। अच्छा, इसमें लेकिन 2 फैक्टर आपने ये बहुत वाजिब बात कही है और ये बात चर्चा की हो रही थी कि वहां पे 2 फैक्टर है। एक तो मुस्लिम्स को ना उतारना, किसी एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को ना उतारना, जो समाजवादी पार्टी का वोटर माना जाता था, जो ये माना जाता था कि आरएलडी के साथ था, एक समय जाट और मुस्लिम दोनों थे, तो पूरी तरीके से तो आपने एक मैसेज, मतलब नाराजगी जो थी वो आपने उसको कैश ही नहीं कराया, आपने सीधे मतलब सारे जाट उतार दिए। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी से ज्यादा वहां उनका वर्चस्व था लेकिन आपने उनको दे दिया। तो ये दोनों फैक्टर क्या कहीं बीजेपी कैश कराने में कामयाब हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने मतलब बिल्कुल अपनी राह अलग ही कर ली एक तरीके से। सुषमा जी, मेरा इसमें मत दूसरा है। असल में ये बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए और अखिलेश और जयंत दोनों की एक सोची समझी रणनीति और अच्छी रणनीति मुझे लगती है। अच्छा, उसके बड़े, हाँ देखिए, ये बीजेपी को कोई मौका ही नहीं दिया उन्होंने। अगर वहां से मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारते तो बीजेपी के पास कहने के लिए बहुत सारी बातें रहती। वो बार बार 2013 के दंगों की याद दिलाते, क्योंकि जो भी मुस्लिम नेता वहां पर है, लीडरशिप है, वो भी कहीं ना कहीं दंगों के आरोप में घिरे हुए लोग हैं, तो उन्हें एक मौका मिलता। दूसरी एक और
और बात जो बड़ी मतलब कल्पना भी कर सकते हैं उसकी, उसे आशंका भी कह सकते हैं कि देखिए सबसे जो ज्यादा जगह थी प्रभावित दंगे की वो मुजफ्फरनगर थी, है ना, 2013 में। अब होता क्या है कि रालोद का सिंबल और हिंदू कैंडिडेट, तो ये आप मान के चल रहे हैं कि भाई मुस्लिम मतदाता तो सारा का सारा, यही तो प्रॉब्लम है कि बीएसपी मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारती है, तो बीएसपी भी है फाइट में। आप ये कैसे मान के चल रहे हैं कि मतलब वो कोई है ही नहीं, मतलब ये कि इन्होंने स्ट्रेटेजी बना ली, एक मन बना लिया कि मुस्लिम तो है ही, जाट आ जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन बीएसपी है, बीएसपी शुरू से रही है वेस्टर्न यूपी में, तो उसको कैसे आप एकदम इग्नोर कर दे रहे हैं वो लोग? बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो उन्हें चुनौती खड़ी हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के बजाय बसपा से हो रही है, क्योंकि उन्होंने वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं जो थ्योरीज चल रही है या जो बोला जा रहा है कि भाई अधिकांश मुस्लिम सपा के साथ है, एक बात। दूसरी बात, हम मान लेते हैं कि कहीं पर मुस्लिम डाइवर्ट होगा रोष की वजह से, और वो पुराने जो टैक्टिकल वोटिंग जिसे हम कहते थे उस ट्रेंड पर आ जाएगा, और ऐसे मुस्लिम प्रत्याशी को जी देता वहां पर इस स्थिति में हो, जीत रहा हो, तो शायद मुस्लिम वोट उसे मिल जाए। अदरवाइज मुस्लिमों ने, जो मैंने बताया था, सहारनपुर में बैठकें हुई, दूसरी जगह बैठक हुई, और इमरान मसूद वहां गए उन बैठकों में, तो उनको साफ कह दिया कि इमरान भाई आप बहुत अच्छे आदमी हैं, पर हमें अपना वोट वेस्ट नहीं करना। अगर उन्होंने ये मान रखा है कि वोट वेस्ट नहीं करना, तो वो तभी देंगे बसपा के कैंडिडेट को जब उसको गारंटी लगेगी कि जीत रहा है। अन्यथा वो हो सकता है उतने जोश से, उतने उत्साह से ना दे, पर मजबूरीवश उन्हें यहाँ वोट देना होगा। अब एक और पहलू भी है इसका, जो मैं कह रहा था, जो हमारी बात आधी रह गई थी, कि वहां पर हिंदू कैंडिडेट्स को उतारना, हम लोग बाहर से देख रहे हैं या उसके कार्यकर्ता बाहर से देख रहे हैं रालोद के, लेकिन जो खाटी राजनीति के दिमाग होता है वो इस हिसाब से ये निर्णय जो मैं कह रहा था ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि देखिए, अगर वहां पर किसी तरह संशय होगा, हिंदू किसी ऐसे मुस्लिम को जिस पर दंगे का दाग रहा हो उसे वोट देगा तो संशय करेगा, और सपा का चुनाव चिन्ह होगा तो शायद वो आशंका और बढ़ जाती। पर रालोद के सिंबल पर, और वो भी हिंदू कैंडिडेट, तो मुस्लिम तो दे ही रहा है, हिंदुओं का संशय और आशंका खत्म हो रही है। जो उनके मन में अगर कोई आशंका रहती वो भी खत्म हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा राजनीतिक मूव है, और भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका वो वहां पर सेंध लगाने का या उन पर हमला करने का नहीं छोड़, ये मुझे लगता है। अच्छा, तो ये एक आपको अच्छा मूव लग रहा है। फिलहाल कुछ और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे भी हम जुड़ेंगे, और साथ साथ हमारी कोशिश होगी कि मथुरा का भी अपडेट लें, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण आप सहारा बन रहे हैं, राम के बाद श्याम की बारी है सियासत में, और आप देख रहे हैं कि कैसे श्याम की सियासत हावी है। क्या अखिलेश यादव, क्या बीजेपी के नेता, हर कोई श्याम श्याम करता नजर आ रहा है, क्योंकि मालूम है सबको कि हिंदुत्व के बिना बेड़ा पार नहीं होगा। और यही वजह है कि जो मुल्ला मुलायम की पार्टी कही जाती थी उसमें अखिलेश यादव खुल करके इस बार मुस्लिम्स के साथ नहीं दिखाई देते हैं। वो बीच बीच में शिगुफे छोड़ते हैं, जिन्ना की बात करके निकल जाते हैं, लेकिन अब्बा जान पे बहुत ज्यादा आक्रामक होकर नहीं बोलते हैं। तो वो बहुत बैलेंस वे में चल रहे हैं, लेकिन फिर वही सवाल जहन में आता है कि कहीं इस बैलेंस के चक्कर में मैसेज कुछ और ना चला जाए, क्योंकि साइलेंटली बैठी हुई है बीएसपी, और बीएसपी ने भी अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम्स को उतारा, जो कि संभावना कम लग रही थी। लग रहा था कि भाई इस बार मुस्लिम्स को कम उतारा जाएगा और ब्राह्मण्स को ज्यादा मौका दिया जाएगा, लेकिन अब तक की जो सूची आई है उससे तो लग रहा है कि भाई नहीं, बीएसपी को लग रहा है कि अभी संभावनाएं हैं। ओबीसी और उसके साथ साथ ओवैसी भी एक अलग फैक्टर है, और मैं कोशिश कर रही हूँ अपने एक सहयोगी से जुड़ने की और उनसे बात करने की कि मथुरा का भी हाल बताएं, और साथ साथ हम यहाँ पर पुष्पेंद्र जी से वेस्टर्न यूपी की सियासत को तो समझ ही रहे हैं। सर बस 1 मिनट यहाँ पर रुकूंगी। और तो पुष्पेंद्र जी, चलिए अब इसका जवाब पहले आपसे ही ले लेते हैं कि ये श्याम वाली सियासत के जरिए अखिलेश यादव भी क्या वही कोशिश कर रहे हैं कि भाई हार्डकोर आप मत दिखाइए, अंदर खाने वोट ले जाइए,
लेकिन बाहर से क्या जरूरत है दिखाने की, क्योंकि पोलराइजेशन होगा तो फायदा तो बीजेपी को ही होगा। ये सबको पता है कि अगर एक तरफा मुस्लिम गए तो हिंदू तरफा होंगे, चाहे उसमें थोड़े बहुत छिटके जैसा हमेशा हुआ है, लेकिन तब भी माइलेज फायदा जो होगा वो बीजेपी को ही हो जाएगा। सुषमा जी, सवाल दोबारा पूछिए, थोड़ा प्रिसाइज होके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुल करके समाजवादी पार्टी जिस मुस्लिम वोट के लिए जानी जाती थी, वो इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ आगे क्यों बढ़ रही है? वो क्यों नहीं खुल करके अब्बाजान का जवाब देती है? वो खुल करके क्यों नहीं अखिलेश यादव मुस्लिम्स की बात रखते, माइनॉरिटीज की बात रखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि गलतियां तो सबसे होती हैं, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर खुलकर उन्होंने मुस्लिमों का समर्थन नहीं किया तो दिल की बात जुबान पे तो नहीं आई, पर वो जाहिर हो गई। वो कैसे जाहिर हो गई? अगर वो मुस्लिमों की इतनी पैरोकारी ना कर रहे होते तो ना तो उनके मुंह से जिन्ना निकलता, ना उनके मुंह से ये निकलता कि पाकिस्तान बड़ा दुश्मन नहीं। दो बात। तीसरी बात तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी हथियार बना रही है और अपने तलवारें जो है भांज रही है, उनको तेज कर रही है। अभी चुनाव नजदीक आने दीजिए। वो है नाहिद हसन और आजम खान। अगर अखिलेश उस तरफ नहीं खड़े होते, उस खेमे में, जिसको कि हम अच्छा मान लेते हैं, उसको मुस्लिम खेमे का नाम दे देते हैं, तो फिर आजम खान और नाहिद हसन को प्रत्याशी शायद नहीं बनाते। अच्छा। उनकी कहीं ना कहीं उनके अहम को तुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए ही नाहिद हसन और आजम खान जैसों को टिकट देने का, चुनाव लड़ाने का। नहीं, लेकिन वेस्टर्न यूपी में आ जाओगे। मुजफ्फरनगर का जिक्र आपने किया, तो वहां पे आप जैसे फुर्ताजीज में थे, अब भाई बीएसपी छोड़ के आए, आपने तो उनको बैठा दिया, उनको दिया ही नहीं। इमरान मसूद आए आपके सहारनपुर से, आपने बैठा दिया, उनको टिकट ही नहीं दिया। तो मतलब बड़े बड़े नाम है ना, ये बड़े बड़े चेहरे हैं मुस्लिम, आपने उनको साइड कर दिया। तो ये भी तो एक संदेश जाएगा कि भाई हमारे बड़े नेताओं को तो साइड कर रहे हैं। फुर्ताजी में जो मतलब थे, जिनका इतना बड़ा वर्चस्व माना जाता था, कादिर राणा, मैं उनका नाम ले ही लेती हूँ, तो मतलब ऐसे ऐसे चेहरे जब साइड में दिख नहीं रहे हैं तो सवाल तो होंगे ना, उन लोगों के भी सहन में सवाल होंगे। अब हर किसी को तो आप एकदम क्लियर सियासत समझा नहीं सकते कि भाई हमारे दिमाग में ये चल रहा है, हम ये सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं, ये तो नहीं समझा पाएंगे ना हर एक वोटर को। देखिए, बशीर बंद साहब की एक लाइन है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो अखिलेश की भी तो मजबूरी है भाई। आपने देर कर दी मेहरबा आते आते, चाहे वो इमरान साहब वो दूसरे हो देर में आए। अब तब तक वो भाई दूसरे गठबंधन कर चुके थे, दूसरी जगह पे टिकट दे चुके थे। धर्म सिंह सैनी उसी समय स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आ रहे हैं, तो वो तो बाद में आए थे। अब अगर हम वक्त की बात करें कि भाई वो वक्त की, मौके की नजाकत थी ऐसी, तो धर्म सिंह सैनी तो बाद में आए थे, और वो भी मतलब चोट ऐसा दिया कि जिससे वो हारे, जो उनके मुकाबले में रहता था। 2 दिन पहले हम आए, लेकिन 2 दिन बाद आए, आपने उनको दे दी तरजीह। तो ये भी तो एक मैसेज की बात हो गई ना। देखिए, एक इसमें ना बड़ा पर्दा देखना पड़ेगा। तो अखिलेश के लिए बड़ा पर्दा कौन है? बड़ा पर्दा क्या था? उनके पास मुस्लिम नेताओं की तो कमी थी नहीं। आजम भी थे, नाहिद हसन भी थे, कमाल अख्तर भी हैं, दूसरे लोग भी उनसे जुड़े रहे हैं। तो इमरान मसूद उनके लिए ज्यादा जरूरी था, या जो अपना एडिशनल वोट लेना है मुसलमानों से अलग, वो है पिछड़ा वर्ग। तो स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी की जो हैसियत है, वो इमरान मसूद की उनकी नजरों में कैसे हो जाएगी? हालांकि उसको पटाने के लिए, बहलाने के लिए, जैसे बच्चे को चॉकलेट देते हैं, उनके लोगों को जिलाध्यक्ष बना दिया और ये वायदा कर लिया कि यार आने दो ना मियां, मौका आने दो, तुम्हें भी एमएलसी बनाएंगे। तो ये तो देखिए, उसकी भी अपनी मजबूरियां हैं। अब गठबंधन जब करते हैं आप, तो आप ये देखिए ना कि इतने सारे दलों को जोड़ के अगर अखिलेश चलेंगे तो किस किस को पूरी तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। यही कारण रहा कि वो चंद्रशेखर से नहीं कर पाए, यही कारण रहा कि वो इससे नहीं कर पाए, क्योंकि सीटें ही कम हो रही हैं। अगर पिछली बार के वोटों का आकलन आप करें तो देखिए, जब वो जीते थे 2012 में, तो उनका 29 कुछ % वोट था, ठीक। 2017 में वो लड़े कांग्रेस के साथ लड़े, तो पूरी 403 सीटों पे नहीं लड़े, करीब 100 सीट कम पे लड़े, तो उनकी परसेंटेज 22 रह गई। लेकिन अगर वो उन 100 पर भी लड़े होते तो शायद वोटिंग परसेंटेज वही हो जाती जो वोट परसेंटेज सपा का था, यानी कि उसका आधार वोट वही रहा। लेकिन अब जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए आपको एडिशनल वोट चाहिए, तो एडिशनल वोट्स मुसलमानों की ना लेके उन्हें पिछड़ों की चाहिए, तो पिछड़ों को ज्यादा तरजीह देंगे इंस्टेड ऑफ इमरान मसूद।
अच्छा अच्छा, अब एक सवाल जाटों को लेकर फिर से मैं आऊंगी वहां पर, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में जब गंगा यात्रा के तहत हम गए थे तो आपसे भी मुलाकात हुई थी और मतलब बहुत सारी चर्चा भी हुई थी। तो ऐसा तो नहीं लगा, मतलब मुझे पर्सनली जब गांव में हम घूम रहे थे तो ऐसा तो नहीं लगा कि पूरे जाट नाराज ही हैं या सारे किसान नाराज ही हैं, ऐसी तो नहीं थी। जैसा मतलब माहौल बनाया गया, जैसा उसको मतलब एक परसेप्शन बोलते हैं ना कि भाई माइंड आप जैसा रखेंगे तो वो धीरे 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 दिमाग में घुलता आता है, और सियासत यही काम करती थी कि कब किसको दुश्मन बनाना है, कब किसको दोस्त बनाना है, आप कहते जाइए और एक दफा दिल से ऐसी बात जुड़ी जाती है कि हाँ ये हमारा हितैषी है या ये हमारा दुश्मन है। तो जाटों को लेकर आपको क्या लगता है कि मतलब खाक चौधरी नहीं आया, और ये बहुत बड़ी बात है जो आपने कही, और ये सवाल मैं पूछती उसके पहले आपने ये बात मेंशन कर दी थी। तो जाटों में भी पूरी तरीके से एक तरफा विचार आपको नजर आ रहा है, या खाक चौधरियों के मातहत मतलब वोट पड़ेंगे तो वो एक तरफा हो जाएगा ना चाहते हुए भी, या उसमें भी दो फाड़ है कि कुछ कह रहे नहीं बीजेपी ने काम किया है, लाइक जो राशन बांट रहे हैं या जो बिजली की समस्या थी, लॉ एंड ऑर्डर वेस्टर्न यूपी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था, ये कुछ चीजें लोग जो जिक्र कर रहे थे। सुषमा जी, एक तो बीच में कुछ वॉइस ब्रेक हो रही थी, बट स्टिल जो मैं समझा हूं जो आपका सवाल है वो बिल्कुल सही है। ना तो 100% का दावा जयंत चौधरी ने किया, और ना यहाँ का कोई भी पत्रकार या जो भी राजनीतिक जानकार है वो ये कह सकता है कि 100% जाट जाएंगे। नो, उनका एक बड़ा सेक्शन रालोद के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, और इस तरह के लोग कहने वाले बहुत हैं जो ये मानते हैं जाट समुदाय के कि कानून व्यवस्था सुधरी और बिजली की आपूर्ति अच्छी हुई ताकि उनको खेती में फायदा। दो चीजें, कानून व्यवस्था का मुद्दा जब हम बात करते हैं तो वो थोड़ा सा सांप्रदायिकता की तरफ मुड़ जाता है यहाँ पर। चाहे वो सोतेगंज का जिक्र प्रधानमंत्री करें या क्या नाम है पलायन का मुद्दा करें, तो बजाय कानून व्यवस्था के वो संप्रदाय की तरफ मुड़ जाता है। इसी तरह से जैसे ही हम मुजफ्फरनगर में खड़े होके अगर बहू बेटी की इज्जत की बात करते हैं तो ये सीधे सीधे एक सांप्रदायिक बात हम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी बात कर रहे हैं। और जाटों का एक वर्ग इस बात से सहमत है कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, हमें बिजली भी मिली। उसके अलावा भी एक परंपरागत वोटर है बीजेपी का जो जाट समुदाय से आता है, जो नौकरी की है या जो सेना में थे या जो देहात छोड़ के खाट शहर में रह रहे हैं, मान लिया मेरठ शहर की अच्छी कॉलेज में रह रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, अगर आप उन लोगों से बात करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मुझे लगता है वो उनमें से एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिलने जाता है। बिल्कुल। और एक सवाल हमारे एक व्यूअर का है, वो जरूर आपसे पूछना चाहेंगे, और धीरेन्द्र पूछ रहे हैं कि आपसे पूछना चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी में दलित मुस्लिम गठजोड़ मजबूत है या जाट मुस्लिम गठजोड़? जो हम बीएसपी की बात कर रहे थे कि भाई ऐसा ना हो कि हम पुलाव पका रहे हैं और उसमें खाने कोई और आ जाए, उसकी ज्यादा हिस्सेदारी हो जाए। देखिए, दुर्भाग्य ये है हमारे लोकतंत्र में कि हम कहीं पर भी ये बातें नहीं कर रहे कि विकास क्या होगा, और सब जो है आप देखिए मीडिया तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था 2 दिन से, आप पूरा मीडिया देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया, जाट लैंड, जाट लैंड, जाट लैंड, जाट मुस्लिम समीकरण, जाट मुस्लिम समीकरण, जाट मुस्लिम समीकरण। अब ये इन्होंने सवाल अच्छा पूछा कि दलित और मुस्लिमों का समीकरण बेटर है या जाट और मुस्लिम समीकरण बेटर है। ये राजनीति के हिसाब से बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन दिक्कत क्या है, दलित और मुस्लिम मिलके एक बड़ा हिस्सा बनते और वो शायद जाटों से ज्यादा संख्या होती, लेकिन आप ये देखिए कि समीकरण बने क्यों नहीं। एक बार तो ये भ्रम हुआ कि कहीं ना कहीं मायावती जी कहीं भाजपा के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, और इसको स्थापित भी किया गया, इसको प्रचारित भी किया गया। इसका नुकसान क्या हुआ कि मुस्लिमों की पहली पसंद सपा बनने लगी। ये कोई एक दिन नहीं हुआ, इट्स ओवर द टाइम, है ना, इसने एक लंबा समय लिया और ऐसी धारणा बनी। शायद इसलिए दलित मुस्लिम समीकरण सब जगह बन नहीं पा रहा। लेकिन अभी भी जिस तरह से उन्होंने टिकट बांटी है, तो ये सवाल अभी भविष्य के गर्त में है कि क्या होगा। जहां पर दलित और मुस्लिम समीकरण होगा वहां कैसे परिणाम होंगे, इसे देखना होगा। और हाँ, एक बात बहुत सही आपने कही कि जो बार बार मीडिया ये मान रहा है कि मायावती सक्रिय नहीं है या उनका पार्टी इस तरह से गतिशील नहीं है,
इसको जेएनयू के प्रोफेसर थे, उस दिन बात कर रहे थे और वो इस बात से बड़े नाराज थे मीडिया से कि मीडिया ने कैसे ये मान लिया कि सक्रिय नहीं है। उन्होंने कहा जिस तरह से भारतीय बसपा बहुजन समाज पार्टी काम करती थी वैसे ही अब भी कर रही है। हम जगह जगह मीटिंग करते थे, सारे सम्मेलन हम लोग उनके हो चुके हैं और मायावती जी ने एक रैली की है, बाकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, समय आने पर वो करेंगी। अभी मेरी जानकारी मिली है कि 2 तारीख को शायद वो आगरा से चुनाव अभियान की शुरुआत भी करेंगे। तो एकदम से उसे नेग्लेक्ट कर देना या उसको उपेक्षित कर देना ये मीडिया के लिए भी उचित नहीं है। मैं इसे गलत मानता हूं। जो आप कह रही हैं मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि उसका 22% खाटी वोटर है और वो वोटर हिला नहीं, अच्छे और खराब समय में भी वो नहीं हिला। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर आपको सरकार बननी है तो आपको दलितों से हटके अपना जो खाटी वोट बैंक है उसके अलावा कुछ उसमें ऐड करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल वोटर्स लेने पड़ेंगे, है ना। तो ब्राह्मणों की कोशिश हुई जब 2007 में उन्होंने बनाई, तो ये पूरे प्रदेश को, पूरे मीडिया को पता था कि ब्राह्मण बसपा के साथ जा रहा है, तो इसका मैसेज क्या सरकार। तो जब इस तरह के दायरे बढ़ते हैं जी। पुष्पेंद्र जी का कनेक्शन टूट गया है, पता नहीं क्या दिक्कत हुई है। अपने सहयोगी से पूछूंगी कि आखिर समस्या कहाँ आ गई है, क्या हो गया सडनली। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये समझना बहुत जरूरी है कि जाटों की ये लड़ाई जो है क्या सिर्फ जाट वोटर ही डिसाइडिंग होंगे, क्योंकि मुस्लिम और दलित भी यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर रहे हैं शुरू से, और यही वजह थी कि ये जो कॉम्बिनेशन था यहाँ पर बीएसपी को मजबूत दिखाता था। आप पिछले चुनावों की अगर बात कर लीजिए तो भले ही बीएसपी यहाँ पर नहीं जीती हो, लेकिन वेस्टर्न यूपी में लड़ाई हमेशा से जो कही गई थी वो बीजेपी, आरएलडी और बीएसपी के बीच में रही थी, समाजवादी पार्टी यहाँ पर नहीं थी। तो इस कॉम्बिनेशन को भी हम टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये कॉम्बिनेशन कितना बड़ा कॉम्बिनेशन हो सकता है, और जो हम जाटों को साधने की कोशिश की बात कर रहे हैं बीजेपी की, वो कितनी कारगर होगी। क्योंकि लगातार जयंत चौधरी भी काफी एक्टिव है, और कल से जब से ये कार्यक्रम हुआ है बीजेपी का, जब अमित शाह जाट नेताओं से, करीब 250 जाट नेताओं से मुलाकात करते हैं, उसके बाद और ज्यादा एक्टिव हो गए। कह रहे हैं कि भाई मीठी खीर के चक्कर में मत पड़ना, इसमें जहर होता है, तो वो भी आपको देखना होगा, समझना होगा। इन सब के बीच में सवाल यही है कि मुद्दे क्या बिल्कुल अलग हो गए हैं, क्योंकि कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ ना कोई एक्सप्रेसवे की बात कर रहा है, ना कोई यहाँ पर कॉलेजेस की बात कर रहा है, ना कोई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, जिसको लेकर हमने देखा कि हर किसी को झेलना पड़ा, परेशान होना पड़ा, क्या पूर्वांचल में, क्या पश्चिमी यूपी में। मेरठ में भी कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़े थे, वो मतलब कोई भूल नहीं सकता, लेकिन चर्चा उसकी है ही नहीं। चर्चा यहाँ पर हो रही है कि मुगल थे, उनके खिलाफ हम थे, तो आप कहाँ हैं। चर्चा यहाँ हो रही है कि अजीत सिंह को याद कीजिए। चर्चा ये हो रही कि जाट भाई जो है वो हमारे साथ है, उसके साथ धोखा हुआ है ना। यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा है, जो हम गए थे बुलंदशहर जैसे जगह पर भी लोगों का ये कहना था कि वहां पर अर्निंग का कोई सोर्स ऐसा है नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है, उनको आना पड़ता है नोएडा, और वहां पर लोग उनको काम नहीं देते। मतलब लोग ये तक कह रहे थे कि उनका कहना है जो वहां पर फैक्ट्रीज हैं उनमें काम उनको नहीं मिलता, कि हम वो 80 किलोमीटर के दूर के लोग को देंगे। मतलब पता नहीं है क्या माहौल बनाकर रखा है, तो उनको नोएडा आना पड़ता है, गाजियाबाद आना पड़ता है काम करने के लिए। उसका जिक्र कतई नहीं है। तो हमारे साथ फिर से पुष्पेंद्र जी जुड़ गए। पुष्पेंद्र जी, मुद्दों की बात अगर हम करें तो बुलंदशहर भी हम गए थे, वहां पर कई युवाओं से बात की, तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि मैडम कहने के लिए तो बहुत फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे, बड़ा हब है ये इंडस्ट्रियल बुलंदशहर, लेकिन हमको आसपास तक नौकरी नहीं मिलती, हमको जाना पड़ता है नोएडा और दिल्ली के लिए। तो मतलब ये इश्यूज तो कहीं है ही नहीं। मतलब आप युवा हैं, आप कैंडिडेट्स युवा उतारे वो है ही नहीं। कहीं बजरंगबली की बात हो जाती है गाजियाबाद के लोनी में, तो कहीं मुजफ्फरनगर में ऐसे बयान दे दिए जाते हैं ध्रुवीकरण के। मेरठ में एक नेताजी कहते थे समाजवादी पार्टी और उसके आरएलडी के गठबंधन के कि बदला लेंगे, आएंगे तो देखेंगे। मतलब इस तरीके के कोई कम नहीं है, ना इधर से ना उधर से। तो यानी कि पोलराइजेशन की राह पर दोनों ही है, मुद्दे गायब है, और जनता क्या फिर से उन्हीं में बह रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो मैं कह रहा था अभी सुषमा जी के, यही मेरे को जो टीस उठ रही थी मेरे मन में, जो मुझे दुख हो रहा था, मैं यही कह रहा था कि जाट लैंड, जाट मुस्लिम समीकरण, कोई इन बातों पे मुद्दे क्यों नहीं बना रहा। विपक्षी भी उतने ही जिम्मेदार है जितना कि भारतीय जनता पार्टी जी। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उसका जिक्र नहीं है। अरे कैराना के पलायन की बात पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में चली जाती है, और इस पलायन की बात नहीं जाती कि बच्चों को नौकरी के लिए आईटी सेक्टर में पुणे, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर जाना पड़ रहा है। यहाँ पर अब आईटी पार्क बनाने की बात की गई है। इस तरह के आईटी पार्क क्यों नहीं बनाए गए भाई?
क्यों सबको नौकरियां नहीं मिले, और यहाँ से निकटतम जो जगह है वो नोएडा या गुड़गांव है नौकरी करने जाने के लिए, उस पलायन की कोई चर्चा नहीं करता, पलायन की सब चर्चा करेंगे, है ना। तो इसके लिए तो हमारा पूरा राजनीतिक ढांचा जिम्मेदार है, किसी एक को मैं नहीं दोषी ठहराता, पूरे वेस्ट यूपी में कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं लग पाई है भाई। आप यहाँ पे सिर्फ मिलें लगाई, उसके अलावा प्रसंस्करण की जो यूनिट थी, प्रिजर्वेशन यूनिट्स लगनी चाहिए थी, नई नई तरह की सब्जियां उगाई जानी चाहिए थी, खेती में बदलाव आना चाहिए था, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने के साथ अच्छे प्रोफेशनल कॉलेजेस सरकारी लेवल पे खुलते, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती। और अगर ये सब चीजें खत्म होती, जितना शिक्षित होता और जितने नौकरियां मिलती, तब जाके शायद ये जाति और संप्रदाय की बातें शायद कम होती। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये मुद्दे नहीं बन रहे ना। जब ये मुद्दे बनेंगे तभी तो हम अच्छे लोकतंत्र में जी पाएंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ कई सारे यूथ भी जुड़े हुए हैं, और जो आप ये बात कह रहे थे और जो हम चर्चा कर रहे थे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमको दिखा है विनय कुमार का, और वो कह रहे हैं कि सर से पूछिए कि युवाओं की बात क्यों नहीं होती, रोजगार की बात क्यों नहीं होती। और ये भी लिख रहे हैं कि बीजेपी ने हमें आतंकवादी बनने पर मजबूर कर दिया है, हम जैसे हर छात्र को क्या करना चाहिए। मतलब वो इस तरह से अभी प्रयागराज वाली जो घटना है रेलवे की भर्ती की, और उसके पहले हमने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामला भी कितना गरमाया था, और पूरे उत्तर प्रदेश में, वो वेस्टर्न यूपी में भी उसको लेकर छात्र बहुत नाराज थे, टीईटी की परीक्षा को लेकर भी। तो ये मुद्दे बनेंगे यूथ्स के लिए, मतलब इनका जिक्र भले ना हो, लेकिन जब वोटिंग करने के लिए ये लोग जाएंगे पोलिंग बूथ पर, तो ये ज्यादा हावी हो सकता है। पुष्पेंद्र जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? आ रही है सुषमा जी, आवाज आ रही है, मैं समझ गया हूं। और ये जो बच्चों का दर्द है ये बड़ा स्वाभाविक है, चाहे वो हम देख रहे हैं गया में लाठीचार्ज हो रहा है, प्रयागराज में लाठीचार्ज हो रहा है बच्चों पर। तो आप ये सवाल, अभी सवाल का जवाब देते हुए मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ कि ताजा उदाहरण है। आप किसी का प्रदर्शन के बिना किसी की बात सुनेंगे ही नहीं। अगर कोई इस तरह के प्रदर्शन नहीं करेगा तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। वो बच्चे तो बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि कमेटी बना के जो उसके गलतियां हैं उनको सुधारा जाए, तो क्या जरूरी था कि उनको बाध्य किया जाए कि वो आंदोलन करें। इसी तरह से जो युवा ने सवाल पूछा, इसका दर्द बहुत सही है, लेकिन क्या हम अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे? क्या हम नहीं सोचेंगे कि हमने कहाँ गलतियां की है? अगर युवा भी जाति और धर्म के हिसाब से वोट देता रहेगा तो फिर युवा को एजेंडे में कोई क्यों लाएगा? जब वोट बैंक उस तरह से गिने जाएंगे और युवा बेरोजगार पे नहीं गिने जाएंगे, इसलिए ये मुद्दे नहीं बनते। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आगे चल के जो हमारे नेता हैं वो धीरे धीरे जब स्थायी होते जाएंगे या अच्छी जगह पा जाएंगे तो ये मुद्दे जरूर बनेंगे और विवश हो जाएंगे लोग, राजनीतिक दल के इनको मुद्दा बनाया जाए। अब मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूं कि जब 2014 में मोदी जी को जिताया तो युवाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनको मिला था, 2017 में भी, 2019 में भी। लेकिन अगर आप देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं से भी बात करें, कहीं भी करें, तो एक बड़ी रोचक बात है, बताऊंगा। स्थिति ये है कि यहाँ पे सेना और पुलिस, ये दो ऐसे जगह है जहाँ यहाँ के युवा नौकरी के लिए जाते थे। वहां की भर्तियां नहीं निकली और रुकी पड़ी है। बहुत पुरानी भर्तियों में से कुछ भर्तियां हो गई थी योगी जी के काल में, लेकिन ज्यादातर वो अभी तक दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी भर्तियां नहीं आ रही। अब इससे जुड़ा एक जो रोचक किस्सा है, आज एक बुजुर्ग थे जिनका एक मैं कहीं इंटरनेट पे किसी पे वीडियो पे देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि ये पागल हो गए थे जो इन्होंने मोदी जी की बातों पे यकीन किया कि वो हमें 15 लाख देगा, हमें नौकरी देगा। अरे नौकरी तो दूर, इनका तो ब्याह भी नहीं हुआ, क्योंकि नौकरी होती तो शादी होती, नौकरी नहीं हुई तो शादी भी नहीं हुई। तो ये भी एक बुजुर्ग कह रहे थे। तो ये युवाओं को भी समझना पड़ेगा कि वो किसी का एक गारंटेड वोट बैंक ना बने। जब वो वोट बैंक बनना बंद कर देंगे तब ये मुद्दे, चुनावी मुद्दे बनने लगेंगे। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट सवाल मैं पूछती हूँ और उसके बाद अगर व्यूअर्स के कुछ वैसे सवाल होंगे तो मैं पूछूंगी, क्योंकि शुरुआत हमने जाटों से ही की थी, तो मुझे लगता है कि लास्ट सवाल जाटों का ही होगा। कहते कि जाट कम्युनिटी के लिए कहा जाता है, वो लोग खुद बोलते हैं, जब उनसे बात हो रही थी, कि मैडम हमको तो कुछ नहीं पता, हम तो मतलब इमोशनली जुड़ते हैं, हम जिसको चाहते हैं उसको जिता देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको पटक देते हैं। तो ये इमोशनल वोटर्स लास्ट मोमेंट पे भी क्या इधर से उधर हो सकता है, क्योंकि बात इमोशंस की है?
सही है, ये बात काफी हद तक सही है। मैंने इमोशन से ही बात शुरू हुई थी हमारी। जो किसान आंदोलन खत्म हो गया था, वो राकेश टिकैत के आंसुओं से, इमोशंस की वजह से उस आग में और घी डल गया ना। तो और इमोशंस में मैंने बताया है कि एक और बड़ी चीज है, जैसे चौधरी अजीत सिंह का निधन, जिसका आज और उनकी 2 बार की हार, इससे भी ज्यादा भावुक है। उसको लगता है कि हमारा नेता हार गया था, आज वो नहीं रहा है। जयंत जी पुष्पेंद्र जी। हाँ सुषमा जी, आवाज आ रही? हाँ, आपकी आवाज कट गई थी सर, अपनी बात कहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। बोलूं? हाँ जी सर। हाँ वो आवाज नहीं। हाँ, हम ये कह रहे थे बिल्कुल भावनाओं की भूमिका होती है, जैसा वो कह रहे हैं। मैंने दोबारा से दोहरा रहा हूँ, हो सकता है कुछ ने सुनी हो कुछ ने ना सुनी हो। अगर भावनाओं की बात ना होती तो किसान आंदोलन उसी रोज खत्म हो गया होता, पिछले 26 जनवरी को। वो इसीलिए जिंदा रहा कि जैसे ही राकेश टिकैत रोए, आंसू उनके निकले और पूरा जाट समुदाय भावनाओं में बह के वहां पहुंच गया। इसी तरह से चौधरी अजीत सिंह का निधन भी एक भावनात्मक पहलू है कि वो हमारे बीच नहीं है, उनको जिताना चाहते हैं। तीसरा, जब एक बार चौधरी अजीत सिंह हार जाते थे तो जाट उसके बाद रोते थे और अगली बार ये करते थे कि भाई पिछली बार तो हार गए, इस बार जरूर जिताएंगे। तो ये भावना तो काम करती है। मैं ओके। और लेकिन सबसे खास बात जो है कि भाई देखिए, जाटों को साधने के लिए अमित शाह के साथ साथ जयंत चौधरी किस तरह से उनके ऊपर पलटवार कर रहा है। और खास बात ये कि मुजफ्फरनगर की 3 विधानसभा क्षेत्रों में उनका जो कार्यक्रम है, उसमें भी नोटिस करने वाली बात यह है कि खतौली की बात कीजिए तो वहां से खदेड़ा हो गया, जो वहां से विक्रम सिंह सैनी है उनको खदेड़ा गया, जो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। इसके साथ साथ बुढ़ाना की बात की जाए तो उमेश मलिक, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हुआ और उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत बताई जा रही है। और तीसरी विधानसभा तो मैंने कि वो चुन चुन के पहुंच रहे हैं कि यहाँ चलिए, यहाँ मामला गर्म है, तवा गर्म है और हमला कर दीजिए। और माहौल जब एक बार बनता है तो बनता है, क्योंकि सेंटिमेंट्स की हम बात कह ही रहे, इमोशंस की हम बात कह ही रहे। तो आगे देखिए फिलहाल क्या होता है। 4 बजे फिर से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लाइव चर्चा होगी, क्योंकि वेस्टर्न यूपी के लिए 10 तारीख से चुनाव शुरू हो जाएगा। फर्स्ट फेज में वहीं पर है, खासतौर पर मुजफ्फरनगर, शामली, और जहां पे ज्यादा पोलराइजेशन की बात कही जा रही, जहां पर ज्यादा दांव पर लगा हुआ है बीजेपी का, क्योंकि एक तरफा यहाँ मुकाबला गया था। मेरठ आसपास के जो जिले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहां पर मामला जब गरमाया हुआ है तो एक एक चीज पर नजर रखना जरूरी है, उस पर चर्चा करना जरूरी है, जिसकी कोशिश हम कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी ने भी कोशिश की वेस्टर्न यूपी का हाल हमें समझाने की, बताने की। आगे ये सिलसिला जारी रहेगा पुष्पेंद्र जी, क्योंकि सबकी निगाहें अभी फिलहाल तो टिक गई है आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर। तो आगे आपसे मुलाकात होगी और चर्चाएं होंगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें ये तमाम चीजें समझाने के लिए। तो यूपी तक के तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे हमारे तक ऐप पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं, अपने सवाल जरूर छोड़िए। 4 बजे, थैंक यू सर। तो 4 बजे फिर से हम ऐसे ही मुद्दे के साथ बैठेंगे, लाइव होंगे, तो आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। अगर जहन में कुछ रह गया जो नहीं यहाँ पर क्लियर हो पाया तो प्लीज आप पूछिए, और कोशिश करेंगे हम आपके जरिए सियासत को समझने की, अपने एक्सपर्ट्स के जरिए समझने की, क्योंकि सियासत इतनी पेचीदा चीज होती है ना कि जो दिख रहा होता है सामने से एक्चुअली वैसा होता ही नहीं है, नहीं तो फिर ये सियासत नहीं रह जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, आगे मुलाकात होती रहेगी। खबरों को देखते रहिए यूपी तक पर और पढ़ते रहिए UPTak.in पर। नमस्कार। फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए